हाँ। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की अपनी सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने मरुस्थल, अरावली और मैदानी, ये तीन भौतिक स्वरूप हमने पहले इन तीनों के ऊपर अपनी चर्चा कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक, मतलब आज अपने पठारी प्रदेश के ऊपर इस सीरीज में चर्चा करने वाले। जैसा कि आपको पता है कि पठारी जो प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, लगभग 7% एरिया में फैला हुआ है और ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है और ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी जो भौतिक प्रदेश है उसी का एक हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर अपने राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 11% हिस्सा निवास करता है। क्षेत्रफल में छोटा है, जनसंख्या में सबसे छोटा वो मध्य अरावली भौतिक प्रदेश था, वहां पर 10% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और नवीनतम जिलों के हिसाब से इस वाले प्रदेश के अंदर वर्तमान में टोटल जो जिले आते हैं वो लगभग 8 जिले इस प्रदेश में आते हैं। पहले 7 आया करते थे, अब 8 है। एक नया शाहपुरा जिला भी इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। और ये पठारी प्रदेश है, इसकी संरचना के आधार पर इसको 2 उपभागों में बांटा गया है। एक इसका विंध्यन कंगार भूमि है, चंबल के आसपास का जो पठारी, और एक दक्कन का लावा है, जो हाड़ौती के पठार को ये एक प्रकार का दक्कन का लावा पठारी प्रदेश भी बोलते हैं। तो इसके ये 2 उपभाग है। इस पठारी प्रदेश की बनावट के आधार पर, इसकी संरचना के आधार पर इसको 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। और अगर इसको अपने अन्य भागों में बांटे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अपने 5 उप प्रदेश भी पड़ते हैं, है ना। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसकी धरातलीय के आधार पर, धरातल के विस्तार के आधार पर इसको 5 उप प्रदेशों में और बांटा गया है ना। 2 प्रकार के विभाजन है। संरचना के आधार पर इसके 2 उपभाग है और धरातल के आधार पर इसके 5 उपभाग है ना। सबके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जुड़ जाइएगा लाइव। और ठीक है, चलो अपने शुरू करते हैं। पहले मैं सामान्य सी बातें लिख देता हूं, जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ा बोलकर जो चर्चा की थी वो लिख देता हूं, ताकि अगर आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर भी थोड़ी सी आपको सहायता मिल जाए। देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना, ये किस भूखंड का अवशेष है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अरावली भी तो इसी का था, है ना। और मरुस्थल और मैदानी जो थे ये दोनों 33 महासागर के। और ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो भारत के ये प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है, जो अरावली था वो भी तो इसी का ही था। और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये भी इसी का है ना। और इस पठार का जो समय माना जाता है वो क्रेटेशियस काल माना जाता है। क्रेटेशियस काल युग इसका कौन सा है निर्माण का? तो इसका निर्माण का युग माना जाता है क्रेटेशियस काल। क्रेटेशियस काल के अंदर ये निर्मित हमारे वाला जो पठारी है ये भूभाग माना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे राजस्थान का सेकंड नंबर का प्राचीन भौतिक प्रदेश है ना। अब देखो, इस हिसाब से हमारे जो 4 भौतिक प्रदेश है उनका एक क्रम बन गया, समझे। जैसे पुराने से नयों की ओर चले तो सबसे पुराना तो हो गया अरावली, राइट। उसके बाद दूसरा पुराना हो गया पठारी, उसके बाद हो गया मरुस्थल,
और उसके बाद हो गया मैदानी। समझे? यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली है। और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मैदानी है। तो ये पठार जो है ये दूसरा सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश माना जाता है। और इसका निर्माण किस युग का माना जाता है? क्रेटेशियस युग के अंदर इस पठारी प्रदेश का निर्माण माना जाता है। जो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश का एक हिस्सा है उसी का विस्तार है। और ये गोंडवाना लैंड जो भूखंड है उसी का ये एक हिस्सा माना जाता है, उसी का एक ये अवशेष माना जाता है। चलो सामान्य चीजें और अपने लिख लेते हैं। देखिएगा जो पहले दिन आपको सारणी में मैंने समझाई थी कि ये जो भौतिक प्रदेश है ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 6.89% हिस्सा जो है वो कवर करता है। लगभग आप 7% मान सकते हो। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है ना। और क्षेत्रफल में और जनसंख्या दोनों में बड़ा मरुस्थल है। जबकि जनसंख्या में छोटा अरावली है ना, वहां पर 10% ही जनसंख्या रहती है। जबकि इस वाले प्रदेश में अरावली से थोड़ी ज्यादा जनसंख्या, 11% जनसंख्या निवास करती है। और इस भौतिक प्रदेश में जो जिले शामिल किए गए हैं, जिले कौन कौन से देखिएगा। अब देखो अपने स्टार्टिंग से शुरू करें। एक तो आपको याद होगा जब हमने अरावली पर्वतमाला के जिले पढ़े थे उस समय हमने एक क्रम के अंदर बांसवाड़ा जिला छोड़ा था। समझने का प्रयास करना। बांसवाड़ा जिले का जो दक्षिणी भाग है ना वो तो है मैदानी प्रदेश का, लेकिन बांसवाड़ा जिले का जो उत्तरी पूर्वी भाग माना जाता है वो पठारी एरिया का हिस्सा माना जाता है। इसलिए बांसवाड़ा मैदानों का भी है और पठारों का भी है। समझ में आ गया? तो एक तो इसमें जिला कौन सा शामिल हो जाएगा? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा याद रखिएगा ये बांसवाड़ा जो है ना ये मैदान के अंदर भी आता है और पठारों के अंदर भी आता है। बांसवाड़ा से ठीक ऊपर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ सारा का सारा अरावली का है। प्रतापगढ़ केवल अरावली में आता है। प्रतापगढ़ के ठीक ऊपर आ गया चित्तौड़गढ़, है ना। ऊपर माल का पठार, मेसा का पठार, भीलवाड़ा भी तो ऊपर माल का पठार फैला हुआ है ना। और एक इसमें आ गया शाहपुरा, राइट। उसके बाद हाड़ौती वाले जिले ले लो, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। हाड़ौती वाले चारों जिले कवर हो गए ना। ये जो जिले हैं इन जिलों को इस पठारी भौतिक प्रदेश में शामिल किया हुआ है। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमारा जो पठार है वो पठार केवल इन्हीं जिलों के अंदर फैला हुआ है ना। पठार जो है 8 जिले हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इसके अंदर टोटल 8 जिलों को शामिल किया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पठार केवल इन्हीं जिलों में मिला हुआ है ना। जिलों के क्षेत्रफल के हिसाब से इन जिलों में पठारों का परसेंटेज ज्यादा है, तो उस आधार पर उन जिलों को पठारी भौतिक प्रदेश में शामिल कर लिया। वैसे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला जो एरिया है उस एरिया में विंध्यन कंगार भूमि है, जो इसी पठारी भौतिक प्रदेश का एक उपभाग के अंतर्गत आता है ना। तो उनके अंदर भी पठारों का विस्तार है, लेकिन जिले के क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से पठारों का परसेंटेज उन जिलों में कम है, मैदानों का परसेंटेज ज्यादा है। तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों को हमने शामिल किया था मैदानी प्रदेशों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें पठार नहीं है, पठार भी है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये वो जिले हैं जिनमें 50% से भी ज्यादा भाग पर पठार है। तो जिस एरिया का ज्यादा रोल होगा उस जिले को उस भौतिक प्रदेश में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस पठारी भौतिक प्रदेश में शामिल होने वाले ये 8 जिले हैं। समझ गए ना? तो थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, दिमाग में किसी प्रकार का डाउट मत लाइएगा। अन्य चीजें, यहां पर जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना, 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है।
अब बारिश भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ पर जलवायु भी तो बहुत ठंडी होगी। कैसी होगी? अति आर्द्र प्रकार की जलवायु होगी। और अगर पठार होगा तो स्वाभाविक सी बात है, पठारों में तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी को ना रेंगूर मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेंगूर मृदा। इसी को कपास मिट्टी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा। कपास मृदा या काली कपास मृदा, यानी कि इंग्लिश में लिखा होता है ब्लैक कॉटन सोइल। और यही वो मिट्टी होती है जिसमें जुताई की क्षमता पाई जाती है ना। पानी लगाने के बाद मिट्टियों में दरारें पड़ जाती है तो सबसे जुताई की क्षमता होती है ना। तो ये काली मिट्टी, रेंगूर मृदा, कपास मिट्टी, काली कपास मिट्टी है ना, ये इसी काली मिट्टी को बोलते हैं जो पठारी भूभागों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देखो, अगर काली मिट्टी होगी तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जो काली मिट्टी होगी वो कौन सी फसल के लिए बढ़िया होगी? तो आप बोलोगे कपास, तभी तो इसको कपास मिट्टी कहा, है ना। और इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में सोयाबीन भी खूब होता है और यहाँ पर मसाला भी खूब होता है, तो यहाँ पर होने वाली मुख्य फसलें होगी। और इस वाले भौतिक प्रदेश के अंदर जो मुख्य नदियां प्रवाहित होती है वो कौन सी होती है? मेन तो यहाँ पर चंबल है, और चंबल की कुछ सहायक नदियां भी यहाँ पर बहती है, जैसे काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, और काली सिंध की अन्य सहायक नदियां जैसे आहू नदी है, परवन नदी है ना, वो इस वाले पठारी प्रदेश में बहती है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अपना एक कॉन्सेप्ट चीज बढ़िया लेवल का प्रश्न बनेगा, कथनों में प्रश्न बनेगा, चीज को जरूर याद रखिएगा। जैसे देखिएगा, डायग्राम के द्वारा थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये वाला जो इलाका है ये सारा अपना पठारों का इलाका है। जैसे मान लो इधर ये बांसवाड़ा जिला हो गया, इधर ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला इलाका आ गया, है ना, ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आ गया, और इधर ये बूंदी कोटा बाना झालावाड़ वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है, और इधर चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ वाला कस्बा आ गया ना। ये सारा का सारा क्या है? अपना पठारी एरिया है। अब देखिएगा, बात को समझना। चंबल एमपी में जाना पाव की पहाड़ी से उद्गम होता है चंबल का, सही बोला। फिर अपने भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, फिर बूंदी कोटा कोटा और बूंदी की सीमा पर होते हुए इस प्रकार से यमुना में चली जाती है। ठीक है, अब देखो, इसी चंबल में एक तो नदी आकर मिलती है काली सिंध, और एक नदी आकर मिलती है पार्वती। अब देखो, पठारों का जो मेन एरिया वो हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती का पठार अगर आप देखोगे तो चंबल, काली सिंध और पार्वती तीनों नदियों के बीच में आता है। यानी कि तीनों नदियों के बीच में यहाँ पर बहुत बारीक अवसाद आकर जमा हो जाते हैं ना। नदियों के बहाव क्षेत्र में तो बहुत बारीक अवसाद आएंगे, यानी कि छोटे छोटे कण आकर इस पठारी एरिया में यहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। कौन सी तीन नदियों के? कौन सी तीन नदियों के नाम बताना? एक तो हो गई चंबल, और ये हो गई काली सिंध, और ये हो गई पार्वती। समझे? यानी कि यहाँ पर तीन नदियों के द्वारा अवसाद आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। चलो बताओ, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है,
और यहाँ पर बारीक अवसाद आकर जमा हो जाते हैं, कांपीय मिट्टी आकर जमा हो जाती है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को अपने बोलते हैं त्रिकोणीय कांपीय बेसिन। यानी कि हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, ये 3 नदियों के द्वारा जो कांप मिट्टी लाई जाती है उस एरिया से ये प्रभावित होता है। तो तीनों के बीच वाला जो एरिया था, इस एरिया को क्या बोल दिया, त्रिकोणीय कांपीय बेसिन बोल दिया। अब देखो ये शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये शब्द आपको जरूर मिलेगा। त्रिकोणीय कांपीय बेसिन किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो याद रखना पठारी यानी कि हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। और ये पठार में त्रिकोणीय कांपीय बेसिन कौन सी नदियां बनाती है? तो याद रखो चंबल, काली सिंध और पार्वती बनाती है। समझ में आ गया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय कांपीय बेसिन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इतना समझ आ गया? राइट, ये सब जरूर याद रखिएगा। चलो अन्य चीजों को हम पढ़ लेते हैं। अन्य क्या चीज है इसके अंदर, देखो अब ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश की अगर मैं ढलान की बात करूं तो आप नदियों के बहाव क्षेत्र के हिसाब से देख लेते हो। जैसे चंबल नदी जो आती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। नदियों का जो पानी आएगा वो ढलान वाली साइड में ही आएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर आकर फिर वो उधर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, तो बाद में ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। तो इसी हिसाब से पठारों की क्या बन गई, ढलान बन गई। कि पठारों की जो ढलान है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है? तो अपने ये कह सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढलान है। समझ में आ गया है ना? और यहाँ की मुख्य फसलें कपास है, सोयाबीन है, मसाले, ये यहाँ की मुख्य फसलें हो जाएगी। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब एक चीज और देखना, जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान है। अब ऐसी छोटी छोटी चीजों को ना समझकर जरूर याद रखा करो, क्योंकि ये कथन वाले जब प्रश्न आते हैं तब जाकर ये गड़बड़ होती है। अब बात को समझना, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से बताता हूं। अब मान लो यहां पर ये ऊपर माल का पठार है। कौन सा पठार हो गया ये? मैं साथ साथ में लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिएगा, ये हो गया ऊपर माल का पठार, है ना, बिजोलिया से बेंसरोडगढ़ के बीच में। समझ आ गई? अब ये जो ऊपर माल का पठार है ये इधर मिल गया हाड़ौती के पठार के साथ। कोटा और झालावाड़ में ये पूरा का पूरा कौन सा पठार है? ये कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार आ गया। ठीक, तो ऊपर माल का जो पठार है इसकी दक्षिणी सीमा किससे मिली हुई है? हाड़ौती के पठार के साथ मिली हुई है। समझ गए? अब देखो, अब ये जो हाड़ौती का पठार है इसके ठीक दक्षिण में यहां पर है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। तो हाड़ौती का जो पठार है ये किस पठार से घिरा हुआ है दक्षिण में? तो वो मालवा के पठार के साथ जुड़ा हुआ है। और मालवा का जो पठार है ये कौन सी पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। इसका मतलब हाड़ौती के पठार की दक्षिणी सीमा जो है वो किस पर्वत से निर्धारित होती है? विंध्याचल पर्वत से निर्धारित होती है। तो देखो, ऊपर माल का पठार हाड़ौती के पठार से मिला है और हाड़ौती का पठार मालवा के पठार के साथ मिला हुआ है। अब ये ऊपर माल का जो पठार है ये तो इधर अपने अरावली के साथ जुड़ा हुआ है। अरावली है,
और ये जो पठार है ये विंध्याचल पर्वतमाला के साथ जुड़ा हुआ है। तो और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य जो पठारों की श्रृंखला है उसमें कौन कौन से पठार स्थित है? तो क्या बोलोगे? ऊपरमाल का पठार, हाड़ौती का पठार और मालवा का पठार। ये तीन पठार जो है ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित है। समझ में आ गया है ना? तो इस प्रकार से जो है ये दोनों पर्वतमालाएं हैं, दोनों के बीच में तीन पठार है। और ऐसा प्रश्न कथनों में जरूर देता है कि ऊपरमाल का जो पठार है ये उत्तर में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर में तो अरावली पर्वतमाला के साथ, और दक्षिणी साइड में हाड़ौती के पठार के साथ। हाड़ौती का पठार उत्तरी सीमा तो ऊपरमाल के पठार के साथ, और दक्षिण में मालवा के पठार के साथ, और दक्षिण में मालवा का पठार अगर ना आए तो विंध्याचल पर्वतमाला के साथ। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज और देखो, एक चीज और समझना। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। अब इस राजस्थान में ये मान लो कि इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, ठीक है, इस प्रकार से ये बीच में अपने अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। ठीक है, दक्षिण में ज्यादा है, मध्य में कम है, फिर उत्तर में फिर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। समझ में आ गया? ठीक। और यहां मैं वैसे काल्पनिक बना रहा हूं, जैसे मान लो यहां पर ये जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला है, और इधर तक इसका विस्तार ऐसे हो रहा है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है ना। इंडियन ज्योग्राफी में कैसे पढ़ते हो वो अलग बात है, मैं केवल समझाने के लिए। यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला आ गई? विंध्याचल पर्वतमाला आ गई, ठीक है। अब ये दो पर्वतमालाएं हो गई, ये तो अपने वाली हो गई अरावली, और ये वाली हो गई विंध्याचल, ठीक है। अब एक चीज यहां पर है ना, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का संगम होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पड़ता है रणथंभौर में, और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं का संगम कहां होता है? तो वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में होता है। अब रणथंभौर और सवाई माधोपुर वाला जो सवाई माधोपुर और इसके पास में यहाँ पर बूंदी है, तो बूंदी के बीच की जो पहाड़ियां है ना, सवाई माधोपुर बूंदी के बीच की जो पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां अरावली और विंध्याचल दोनों को अलग करती है ना। कौन सी पहाड़ियां? बूंदी और सवाई माधोपुर जिले की जो पहाड़ियां हैं वो किन दो पर्वतों को अलग करती है? तो ये दोनों की दोनों जो है ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वरहित सीमांत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वरहित सीमांत क्षेत्र बोलते हैं। अब ये जो वरहित सीमांत क्षेत्र है, कलर दिख रहा होगा, वरहित सीमांत क्षेत्र, ये जिस पहाड़ियों से बना वो पहाड़ियां कहां पर है? तो वो पहाड़ियां याद रखो सवाई माधोपुर व बूंदी जिले में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर व बूंदी जिले के अंदर है। और ये वरहंत सीमांत क्षेत्र क्या करता है? तो ये अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतों को क्या करता है? अलग करता है। इसी को महान सीमा क्षेत्र भी आप कह सकते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो? महान सीमा बरस क्षेत्र,
यानी कि ये दो बड़े बड़े पर्वतों के बीच में सीमाओं का निर्धारण करता है। तो ये महान सीमा बरंस क्षेत्र है, यानी कि वरहत सीमांत क्षेत्र है। तो वरहत सीमांत क्षेत्र कहाँ है? सवाई माधोपुर और बूंदी में है। किन दो पर्वतों के मध्य है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वतों के मध्य है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का संगम कहाँ होता है राज्य में? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में होता है। समझ में आ गया? अब वो सेम पठारों वाली कहानी आप समझ गए होंगे, मोटी मोटी कहानी, कि यहां पर तो आ गया ऊपर माल का पठार, है ना, और ऊपर माल का जो पठार है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये इधर हाड़ौती के पठार के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारा का सारा कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है। और हाड़ौती का जो पठार है ये विंध्याचल पर्वतमाला के कौन से पठार के साथ जुड़ा हुआ है? मालवा के पठार के साथ जुड़ा हुआ है। तो तीन पठारों की दीवार बन गई ना, है ना। तीन पठार कौन कौन से? देखो, एक तो हो गया ये वाला पठार, एक हो गया ये वाला पठार, और एक हो गया ये वाला पठार। तो सबसे उत्तर में कौन सा हो गया? ऊपर माल का पठार। उसकी दक्षिणी सीमा हाड़ौती के पठार के साथ मिली हुई है, और उसकी दक्षिणी सीमा मालवा के पठार के साथ मिली हुई है। तो ये चीज भी जरूर याद रखना। और ये वरत सीमांत क्षेत्र वाला प्रश्न तो इन दिनों में आपने पेपरों में खूब देखा होगा कि वरत सीमांत क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर बूंदी में स्थित है। किन दो पर्वतों के मध्य है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। ये कहानी सबको समझ में आ गई होगी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अपने। अब आगे अपने बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इस प्रदेश का विभाजन, इसको कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहली बात इसको याद रखना, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, यानी कि इसकी बनावट के आधार पर इसको दो उपभागों में विभाजित किया गया है। कितनों में? दो उपभागों में। कितने उपभागों में? दो उपभागों में विभाजित किया गया है। डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, एक बार मैं नोट्स के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। संरचना के आधार पर, धरातल के आधार पर नहीं, संरचना के आधार पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो उपभागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक को नाम दे दिया विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि, और एक को नाम दे दिया दक्कन का लावा पठारी प्रदेश। दो उपभाग बन गए, कौन कौन से? एक विंध्यन कंगार भूमि बना, एक दक्कन का लावा पठारी प्रदेश बना। अब याद क्या रखना, अब देखो दोनों को समझना। विंध्यन कंगार जो भूमि है ना, ये वाला जो पठार है, ये तो याद रखो, ये तो है चंबल नदी से निर्मित, ठीक, किससे? चंबल नदी से निर्मित। और दक्कन का जो लावा है, लावा किससे निकलता है? ज्वालामुखी से। तो ये जो पठार ये बना हुआ है ज्वालामुखी से निर्मित है, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी लावे से ये पठार बना। तो चंबल से जो पठार बना वो तो विंध्यन कंगार भूमि है, और ज्वालामुखी लावा तो वो ज्वालामुखी वाला है, और दूसरा जो पठार है वो विंध्यन कंगार भूमि जो चंबल के द्वारा बना। अब देखो जो चंबल के द्वारा बना ना, चंबल के द्वारा जो बना
इस वाले पठार में तो हमें सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलते हैं। और जो ज्वालामुखी से लावे से जो पठार बनेगा वहां पर स्वाभाविक सी बात है प्रचुर मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। लावा है तो लावा तो काली मिट्टी में कन्वर्ट होगा। और चंबल गबारा जो है वहां पर बलुआ पत्थर है, यानी कि पत्थर बड़े बड़े हैं लेकिन वो पानी के बहाव क्षेत्र से वो घर्षण के माध्यम से निरंतर जो है वो पत्थरों का आकार छोटा होता रहता है और उन्हीं पत्थरों के टकराने के बाद फिर उधर वाले एरिया में उत्खाद भूमि बन जाती है ना, बीहड़ डांग वगैरह बन जाती है। अब ये जो विंध्यन कंगार भूमि है, ये विंध्यन कंगार भूमि एक प्रकार की ये उत्खाद भूमि भी है। उत्खाद का मतलब है ये उबड़ खाबड़ भूमि है चंबल के द्वारा, जैसे बीहड़ डांग वगैरह बनते हैं। और ये विंध्यन जो कंगार वाला जो पठार है ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। और ये दक्कन का जो लावा है ना ज्वालामुखी से बनने वाला, ये हमारा जो हाड़ौती का जो पठार है उसी को ये नाम दे दिया, यानी कि कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में दक्कन का लावा पठार है। और चंबल के जो उत्खाद भूमि बनती है सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में, वो वाला पठार कौन सा है, विंध्यन कंगार भूमि है। ठीक है। और विंध्यन कंगार और दक्कन का जो लावा पठार है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में, दोनों के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में एक अलग प्रकार का पत्थर पाया जाता है। और उस पत्थर को क्या बोलते हैं, उस पत्थर को बोलते हैं सलेटी पत्थर। क्या बोलते हैं, सलेटी पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलेटी पत्थर, जो दोनों प्रकार के पठारों के मध्य में पाया जाता है। इसका मतलब कि विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन के लावा पठारी प्रदेश को पृथक कौन करता है, अलग कौन करता है, तो याद रखना ये सलेटी पत्थर जो है वो दोनों को अलग करता है। समझ आ गया इतना। डायग्राम बना लो वीडियो को पॉज करके। अब थोड़ा सा अपने इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। देखिएगा मैं डायग्राम के द्वारा थोड़ा आपको समझा रहा हूं, प्रयास कीजिए समझने का। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है। अब ये वाला जो है ये सारा पठारी एरिया है। तो एक तो पठार हो गया यहां पर, राइट। और एक पठार हो गया यहां पर। ठीक है, समझना। ये वाला जो पठार है इसको कह दिया दक्कन का लावा पठारी प्रदेश। अब देखो हकीकत क्या है, हकीकत में हमारा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश में ये वाले जिले तो शामिल ही नहीं किए। आर्टिजो मतलब वो वाला जो क्षेत्र है वो हकीकत में तो दक्कन का लावा पठारी प्रदेश है ना। इसको डेक्कन ट्रेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। डेक्कन ट्रेप भी इसको कहा जाता है। मतलब ज्वालामुखी से लावे से जो निकला था उस लावे से ये पठार बना है। हकीकत में तो यही हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। लेकिन कुछ पठार ऐसा है जो चंबल के आसपास के अंदर भी बनता है। उस वाले जिलों को भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं करते, लेकिन वो धरातल उसका पठारों का है, लगभग राजस्थान एमपी की बॉर्डर के समानांतर है। तो इस वाले पठार को नाम क्या दे दिया, इस वाले पठार को नाम दे दिया विंध्यन कंगार
भूमि, क्या नाम दे दिया, विंध्यन कंगार भूमि, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब ये वाला जो दक्कन का लावा जो पठार है, ये तो है ज्वालामुखी से निर्मित। ठीक, और ये वाला जो है ये है चंबल नदी से निर्मित। और आपको पता है इधर जो सवाई माधोपुर करौली धौलपुर वाला जो एरिया है, इधर बहुत ज्यादा चंबल में उत्खात उबड़ खाबड़ भूमि बनती है ना, बीहड़ डांग कंदराएं वगैरह अवनालिका पर्दन वगैरह। तो ये जो उत्खात एरिया है चंबल के बीहड़ और डांग वाला, ये एरिया किस पठार को बनाता है, तो ये एरिया विंध्यन कंगार पठार भूमि को बनाता है ना। तो बीहड़ और डांग वाले एरिया को क्या बोलते हैं, विंध्यन कंगार भूमि बोलते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि चंबल का जो विंध्यन कंगार भूमि होगी, यहाँ पर जो ये पठारी एरिया बनेगा, बीहड़ और डांग बनेगी, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होंगे। तो यहाँ पर तो कौन से पत्थर पाए जाते हैं, यहाँ पर तो बलुआ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं इस वाले एरिया में। और इस वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस वाले एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, काली मिट्टी यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि हाड़ौती के पठार में तो काली मिट्टी है। और हाड़ौती के पठार को क्या नाम दिया, दक्कन का लावा पठारी दिया। यानी कि दक्कन का जो लावा पठार है, यही हमारा एक प्रकार का क्या है, हाड़ौती का पठार है। क्या है, हाड़ौती का पठार है। और इसको वो ये कह सकता है कि निम्न में से पठार का कौन सा उपभाग है जो चंबल से निर्मित है, तो वो कौन सा है, विंध्यन कंगार भूमि है। या निम्न में से वो कौन सा पठार है जो चंबल द्वारा निर्मित उत्खात भूमि के अंतर्गत आता है या उत्खात प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा है, विंध्यन कंगार भूमि है। क्योंकि यहीं पर तो उत्खात भूमि बनती है, चंबल में उबड़ खाबड़ भूमि बनती है। समझ गए। ये जो दो पठार है, इन्हीं दोनों पठारों के मध्य में, इन्हीं दोनों पठारों के मध्य में यहां पर एक अलग प्रकार का पत्थर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लेटी पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेटी पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेटी पत्थर बोलते हैं। तो आप ये बताओ, इन दोनों पठारों को अलग करने का काम किसने किया, स्लेटी पत्थर ने किया। स्लेटी पत्थर के उत्तर में जो पठार है वो विंध्यन कंगार है, और स्लेटी पत्थर के दक्षिण में जो पठार है वो दक्कन का लावा पठारी प्रदेश है। तो स्लेटी पत्थर जो है इन दोनों पठारों के उपभागों को क्या करता है, अलग करता है। अब ये वाली जो शब्द है, ये समझ आए या नहीं आए, वो जल्दी से आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो एक तो हो गया ये संरचना के आधार पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उपभाग, तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका एक विभाजन और करता हूं, देखिएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसका हम एक विभाजन और करते हैं, इसका हम एक विभाजन और करते हैं। और वो विभाजन किस आधार पर करते हैं, तो वो विभाजन हम करते हैं उच्चावच श्रेणियों, यानी कि धरातल के आधार पर। तो धरातल के आधार पर याद रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 5 उपभागों में विभाजित किया गया है। संरचना या बनावट के आधार पर पठारी भौतिक प्रदेश को 2 उपभागों में विभाजित किया गया, विंध्यन कंगार और दक्कन का लावा पठारी प्रदेश। और धरातल के आधार पर इस पठारी प्रदेश को 5 उपभागों में विभाजित किया गया। कितने, 5। अब समझना ये 5 है कौन कौन से। ठीक है, ये 5 उपभाग है कौन कौन से, उनके नाम याद रखना। एग्जाम में 99% जो प्रश्न आते हैं वो इनके नामों के ही आते हैं। नाम दे देता है और कहता है कि ये निम्न में से किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, सीधा सा नाम देता है। तो इसका एक उपभाग है
अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां। ठीक है, एक इसका भाग है नदी निर्मित मैदान। अब आपको पता है कि ये शब्द आएगा तो दिमाग में कहीं ना कहीं पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश आएगा, लेकिन याद रखना ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का एक उपभाग है। ठीक है, एक आता है शाहबाद का उच्च क्षेत्र, एक इसका उपभाग है झालावाड़ का पठार, और एक इसका उपभाग है डग गंगाधर का पठार। ठीक है, तो ये धरातल के आधार पर इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब क्या देखो, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियों वाला एरिया है ना, ये एरिया क्या है, जैसे कोटा के अंदर जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, वह जो बूंदी की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां क्या अर्धचंद्राकृति में फैली हुई है, तो उस वाले आसपास के पठारी एरिया को क्या नाम दे दिया, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां नाम दे दिया, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस वाले का जो उच्चतम शिखर है ना, सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो सतूर चोटी है, और सतूर चोटी कौन से जिले में आती है, सतूर चोटी बूंदी में आती है। ये इस अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां जो धरातल है इसका ये सबसे उच्चतम शिखर है, और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो याद रखना 353 मीटर है। कितनी, 353 मीटर है। ये अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का सबसे उच्चतम शिखर है सतूर चोटी, जो बूंदी में है, और कितनी ऊंचाई है, तो 353 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, और जो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां है ना, इसका जो उच्चतम शिखर है, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, इसका जो उच्चतम शिखर है, उस शिखर का नाम याद रखना, उस शिखर का नाम है चांदवाड़ी, जो झालावाड़ के अंदर है। चांदवाड़ी कहां पर है, ये झालावाड़ के अंदर है। ये मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ना, कोटा और झालावाड़ में, उन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी, चांदवाड़ी की, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है वो 517 मीटर है। कितनी, 517 मीटर। दो चीजें याद रखना, बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सतूर है, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, नदी निर्मित है। दूसरा कौन सा है, नदी निर्मित है। अब ये जो नदी निर्मित जो है ना, हमने जो एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन पढ़ा था, याद है क्या, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, चंबल प्लस काली सिंध प्लस पार्वती, तीनों नदियों से त्रिकोणीय जो कांपीय बेसिन बनता है, और ये बेसिन बनता है अधिकतम कोटा जिले के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, नदी निर्मित मैदान बोलते हैं। यानी कि नदी निर्मित मैदान जो है ये कोटा में त्रिकोणीय कांपीय जो बेसिन बना, उसी को नदी निर्मित मैदान कहा गया। ठीक है, अब देखो ये शाहबाद का जो क्षेत्र है, ये शाहबाद का जो उच्च क्षेत्र है ना, ये शाहबाद कहां पर है, ये 12 के अंदर है। तो 12 का जो पठारों का जो उच्चतम शिखर है, उसी को क्या बोलते हैं, शाहबाद का उच्च क्षेत्र बोलते हैं।
तो शाहाबाद का जो उच्च क्षेत्र है ये कहां पर स्थित है, ये बारां में स्थित है। और इसी क्षेत्र में याद रखना घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत चोटियां हैं। इसी शाहाबाद के उच्च क्षेत्र के अंदर घोड़े की नाल की आकृति पर्वत श्रेणी यानी कि पहाड़ियां हैं। घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं ये पठारी क्षेत्र के अंदर कहां है, तो ये शाहाबाद के उच्च क्षेत्र में है, रामगढ़ बारां के अंदर है। बारां में भी कहां पर, रामगढ़ के अंदर है। और रामगढ़ में आपको याद होगा एक हमारे राजस्थान की क्रेटर झील भी है ना, ज्वालामुखी से खड्डे का निर्माण हुआ था, वो इसी शाहाबाद के उस क्षेत्र में आता है। और झालावाड़ का जो पठार है ये झालावाड़ के अंदर है ना, जो मालवा के पठार के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो झालावाड़ का पठार भी झालावाड़ में है और डंग गंगाधर का जो पठार है ये दोनों कहाँ है, ये दोनों के दोनों झालावाड़ के अंदर है। तो याद रखना धरातल के आधार पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 5 लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया, 5 उपभागों में विभाजित किया गया। और इन नामों का प्रश्न सीधा सा आता है, और खासकर ये वाला जो शब्द है ना ये 101% है, गड़बड़ करवाएगा कि नदी निर्मित मैदान किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो लगभग के दिमाग में पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा, लेकिन ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। यहां पर 2 चीजें याद रखना, मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी चांदवाड़ी है झालावाड़ में, और बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सतुर है। और मुकुंदवाड़ा और बूंदी की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है। और घोड़े की नाल की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, वो शाहाबाद के उच्च क्षेत्र में है, रामगढ़ बारां के अंदर, जहां पर घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां हैं। और इसी रामगढ़ बारां में एक अपने राज्य की क्रेटर झील है, यानी कि वहां पर उल्कापिंड या कुछ भी कह सकते हो, वहां से क्रेटर खड्डा बना था, तो वो यहां पर है। तो ये आपका भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और आज इस क्लास में हमारा भौतिक प्रदेश वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो पूरे भौतिक प्रदेश को अच्छे से देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और ये जो 5 नाम है ये नाम हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अच्छे से कमेंट करके भी जरूर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।